बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकील। हमारा आज का टॉपिक लास्ट टाइम कंटिन्यू था। उसका आखिरी हिस्सा एक्सट्रैक्शन के हवाले से एक ही पैराग्राफ है और उसमें डायग्राम्स भी हैं। चूँकि ये चीज़ आपने पढ़ी तो हुई है, लेकिन ये डायग्राम जो मिलर ने बनाई हुई है, उस डायग्राम से डिफरेंट है जो आपने देखी हुई है एफएससी में। एफएससी में मौजूद था ये वाला टॉपिक, लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे इसमें डिटेल्स में कुछ फ़र्क मौजूद होगा। आपने सबसे पहले इस प्लेन एरिया को देखना। इस ब्लेंडर की बॉडी में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इधर राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, दोनों जगह के ऊपर ये कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले उन पे गौर कीजिए। इसने एक्सिटरी ट्यूब कल्पस लिखा है, फ्लेम सेल लिखा हुआ है और नेफ्रिटी डायग्राम इसमें इस डायग्राम में सिर्फ ये 3 चीज़ें शो की है। याद रखिएगा, प्रिनेरिया में इस पूरे सिस्टम को प्रोटोनेफ्रिट सिस्टम का नाम दिया जाता है। आसान ज़ुबान में आप एक्सिटरी सिस्टम कह लें। इसमें बहुत से डक्ट्स हैं, हर थोड़े फासले पे पोर्स हैं, सुराख हैं, नेफ्रिटिव पोर, जहाँ से फालतू मादे बॉडी से बाहर खारिज होते हैं। और फ्लेम सेल्स क्या चीज़ है, ये तस्वीर है। अब ये तस्वीर याद रखिएगा, ये तस्वीर चूँकि मिलर ने बनाई हुई है, आपने ज़रा इसी को ड्रा करना है। ताहम अदर बुक्स में आपको इसकी डायग्राम से डिफरेंट मिलेगी। फिर सुन लीजिए, जो डायग्राम आपके सामने है, मिलर की डायग्राम, अदर बुक्स में, सिलेबस में और भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, उनमें ये डायग्राम ऐसे नहीं। इसने बहुत ज़्यादा इसको ओवर सिम्प्लीफाई कर दिया है। ये डायग्राम ओवर सिम्प्लीफाइड है, जबकि अदर बुक्स में इससे ज़्यादा डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स भी मौजूद हैं। अच्छा, अब चंद चीज़ों पे गौर करना है और एक अहम पॉइंट एक बार फिर सुन लीजिए। यहाँ पे अभी हम सिर्फ प्रोटोनेफ्रिडियम या फ्लेम सेल्स को पढ़ने लगे हैं। इससे अगले चैप्टर्स में आप मेटानेफ्रिडिया को पढ़ेंगे। जब आप दोनों को पढ़ चुके होंगे, तो फिर एक स्टेप और होता है, एक क्वेश्चन, और वो होता है कंपैरिजन। आप इन दोनों को कंपेयर या आसान ज़ुबान में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। फिलहाल हम सिर्फ एक को पढ़ रहे हैं। जब आप दोनों टाइप्स पढ़ लेंगे, फिर आप इनको कंपेयर कर सकें। जी, अब इस सेल का नाम बज़ाहिर प्लेन सेल, लेकिन याद रखिएगा ये प्रोटोनेफ्रिडियम है। एक्चुअली इट इज़ सिंपल टाइप ऑफ एक्सिटिव स्ट्रक्चर व्हिच इज़ कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडियम। तहम जैसा कि यहाँ पे लिखा है फ्लेम सेल। अच्छा, इसमें आप कुछ-कुछ फासले के ऊपर ये डक्ट लाइक है बज़ाहिर, इस तस्वीर के अलावा इसमें कुछ फासले पे न्यूक्लियाई शो किए गए हैं। इसका मतलब इसमें सेल एक से ज़्यादा है। इसके अंदर इसकी जो कैविटी है, कैविटी के लिए इसने ल्यूमेन का लफ़्ज़ लिखा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है इसने ट्यूब्यूल ल्यूमेन। ट्यूब्यूल इसलिए है कि ये बहुत से सेल मिलके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसके अंदर एक कैविटी मौजूद है। उस कैविटी को ल्यूमेन, किसी भी गोल चीज़ की कैविटी को ल्यूमेन कह सकते हैं। इंटेस्टाइन की कैविटी भी ल्यूमेन ही कहलाती है। अगला पॉइंट चेक कीजिए। आपने जो लफ़्ज़ पूछा था वो ये है लफ़्ज़ फेनेस्ट्रेशन। ये सिंगल है, इसकी जगह फेनेस्ट्रा है और मुराद है सुराख। अब ये सुराख इतने बड़े नहीं हैं जितने इसने दिखा दिए हैं। गौर कीजिए, इसने ये बहुत बड़े साइज़ का सुराख शो किया हुआ है डायग्राम के अंदर। क्योंकि डायग्राम में बहुत छोटा बना हुआ है, डायग्राम छोटी है, इसी को बड़ा करें, तो सुराख बहुत बड़ा होगा। इसमें सुराख हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसका मकसद सिर्फ़ दिखाना है कि इसमें सुराख होते हैं। ये सुराख ऐसे हैं कि इनमें से पानी और अदर सब्सटेंसेस इस ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। अब उस पॉइंट पे जाना होगा, ये जो पॉइंट लास्ट टाइम डिस्कस मैंने करना शुरू किया था, फ्रेश वाटर, सी वाटर। क्योंकि फ्रेश वाटर में रहते हैं, इनकी बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा है, बाहर पानी ज़्यादा है, बॉडी के मुकाबले में बाहर पानी ज़्यादा है। बाहर से पानी मुसलसल इनकी बॉडी में दाखिल होगा। इनकी बॉडी में चूँकि साल्ट ज़्यादा है, हाइपोटोनिक है, बाहर से पानी दाखिल हो रहा है, बॉडी में पानी ज़्यादा हो गया है। उस पानी को बाहर निकालने के लिए वो पानी और कुछ साल्ट वगैरह और वेस्ट सब्सटेंसेस इसके अंदर आ जाएँगे। वेस्ट सब्सटेंस जो बॉडी में ज़्यादा होंगे, वो भी इस ट्यूब के अंदर आ जाएँगे। अब यहाँ पे इसके अंदर आने की वजह क्या है? यहाँ पे एक नया लफ्ज़ आपके लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, सिलिया फॉर्मिंग फ्लेम। फ्लेम के लफ्ज़ को बहुत गौर से देखिए। फ्लेम के लफ्ज़ को बहुत गौर से देखना है। आपको क्या नज़र आ रहा है फ्लेम के अंदर? जवाब आपने देना है। इस फ्लेम में कौन-सी ख़ास चीज़ आपको नज़र सर आ रही जिस है? तरह वो कैंडल के सर जिस तरह वो कैंडल के ऊपर उसकी फ्लेम होती है, लाइक उस तरह लग रहा है। चलो, उस तरह लग रहा है। जी, फ्लेम के लफ्ज़ पे गौर कीजिए ज़रा। फ्लेम के लफ्ज़ में कोई ख़ास चीज़ नज़र आ रही है? सर फ्लेम का मतलब होता है शोला। नहीं, सर मैंने जैसे कहा कोट किया है उसने। जी, बिल्कुल, सिर्फ़ एक बच्चे ने इसको नोट किया है और वो बच्चा है जी अंस, उसने नोट किया। आपने जो लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर वो 2 अदद कॉमे हैं, राइट लेफ्ट पे लगे हुए हैं। आमतौर पर जो कोटेशन होती है, उसके ऊपर ये लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ और मीनिंग है। गौर कीजिए, साइंस में अगर हम एक लफ़्ज़ के ऊपर इस तरह से कॉमे लगा दें, तो उसका मतलब होता है
कि ये लफ्ज़ उसके अपने मायने में इस्तेमाल नहीं हो रहा, किसी और मीनिंग में या किसी और वजह से यूज़ किया गया है। फ्लेम शोले को कहते हैं, जैसा कि आपने अभी 2 बच्चों ने जवाब दिया है। अब याद रखिए कि शोला तो वो होता है जैसा कैंडल फ्लेम है या स्पिरिट लैंप का फ्लेम जल रहा है। इसकी शक्ल वैसी है, लेकिन ये खुद शोला नहीं है। ये शोला नहीं है, सिर्फ़ शक्ल हो। रीज़न क्या थी कि जिस साइंटिस्ट ने पहली बार इसको देखा माइक्रोस्कोप में, उसके ज़हन में इसको देखते ही उसको जो इसको ज़हन में जो पहले ख़्याल आया, वो था शोला। और उसकी रीज़न मैं एक लफ्ज़ और बोलने लगा हूँ, फ्लिकरिंग। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्लिकरिंग? क्या आप समझते सर हैं? वो किस चीज का डगमगाना? जी, 2 जवाब आए जी। एक लफ़्ज़ एक बच्चे ने डगमगाना कहा है, दूसरे ने कुछ और कहने की कोशिश की थी, लेकिन आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हुई। सेकंड स्टूडेंट ने क्या कहा था? लहराना। 2 जवाब हो गए जी। और कोई जवाब? ठीक है, 2 जवाब हो चुके हैं जी। एक डगमगाना है, दूसरा लहराना है और तीसरा कोई और स्टूडेंट? चलें, तीसरा लफ़्ज़ मैं बोल देता हूँ, जो कि टिपिकल है, और वो है टिमटिमाना। यस सर, यही कहना था, वो डगमगा वो सेम ही नहीं आ रहा था, टिमटिमाना। नहीं, ये टिमटिमाना है। फ्लिकरिंग का तर्जुमा टिमटिमाना। जब मोमबत्ती जल रही हो या कुछ और जल रहा हो, थोड़ी-सी भी हवा चले, तो वो दाएँ-बाएँ उर्दू में आपको लहराना कह लें, लहराने की कोशिश करता है, जिसके लिए टेक्निकल लफ़्ज़ है, वो है टिमटिमाना। जिस बंदे ने पहली बार इसको देखा, तो ये बीट कर रहा था। ये जो सिलिया बल्कि सिलिया कह लें या फ्लैजेला कह लें, फ्लेम की शक्ल में है। ये उसके ज़हन में इसको देखते ही सबसे पहला ख़्याल यही आया कि उसने इस सेल का नाम दिया, इस चीज़ का नाम फ्लेम सेल रख दिया। ही नेम्ड इट फ्लेम सेल्स। और यहाँ पे फ्लेम शोला नहीं है, सिर्फ़ उससे तशबीह, क्योंकि उसकी शक्ल उस जैसी है। ये नाम रखने की रीज़न है, और ये बहुत मशहूर क्वेश्चन भी है कि इसको ये नाम क्यों दिया, क्या था? अच्छा, अब एक असूल, ये फ़िज़िक्स है जी, आप लोगों ने फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है, और कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ जब आप फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे एफएससी में। अ, अगर किसी जगह पे मूवमेंट हो रही हो, अगर किसी जगह पे कोई चीज़ मूव कर रही हो, उसका इफ़ेक्ट उसके आस-पास क्या होता है, जहाँ पे मूवमेंट हो रही हो? फ़िज़िक्स का टॉपिक है। चलें, मैं एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ। अगरचे पाकिस्तान में रेलवे, वैसे तो पाकिस्तान में हर चीज़ तबाह हो चुकी है, एजुकेशन तबाह हो रही है, रेलवे बहुत पहले तबाह हो गई थी। क्यों तबाह हुई थी, ये एक अलग मसला है। बहरहाल आई एम नॉट श्योर कि आपको किसी को ट्रेन पे सफ़र करने का मौका मिला हो, क्योंकि ट्रेनें और उनका सारा सिस्टम ही तबाह हो चुका है पाकिस्तान में। बहरहाल अगर आप प्लेटफ़ॉर्म सर पे किया खड़े, है। जी, चलें, अगर यस सर, किया आप है। प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े हुए हैं, ट्रेन आ रही है, या अगर आप शिवपुरा प्लेटफ़ॉर्म पे हो, तो यहाँ से एक गाड़ी गुज़रती है जिसका जो फैसलाबाद जाती है, फैसलाबाद एक्सप्रेस, और वो रुकती नहीं है शिवपुरा में, बहुत तेज़ी से गुज़रती है। अगर ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म से पास आ रही हो और गुज़र रही हो तेज़ी से, आपको कहाँ खड़ा होना चाहिए? सर हमें थोड़ा सा दूर खड़े होना चाहिए ट्रेन से। क्यों? सर व्हाई? दूर। व्हाई? कितना दूर? एक तो क्यों, और एक कितना दूर? सर क्योंकि हम प्रेशर की वजह से उसकी तरफ गिर सकते हैं, पीछे से ये ये हमारे ये तरफ। प्रेशर कहाँ से आएगा, ये बताना है। सर वो सर वो फिजिक्स में पढ़ा था ना कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर लो होता है। जी, बिल्कुल ठीक है तो जी। जब ज़ोविया ने, प्रेशर जी, बिल्कुल ठीक है, मैं यही लो सुनना, होता है हम लोग उसकी बिल्कुल तरफ यही, पुश होते हैं। मैं यही सुनना चाह रहा था कि आपने फिज़िक्स कहाँ तक पढ़ी हुई है। तो ज़ोविया ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक है। जब ट्रेन आती है तो तेज़ी से आ रही होती है, जहाँ से वो गुज़रेगी वहाँ पे उसके करीब प्रेशर लो हो जाएगा। जो इंसान करीब खड़े हैं वो उसकी तरफ गिर सकते हैं। बच्चों को तो और ज़्यादा फासले पे, जितनी आपकी हाइट है, आपको अपनी हाइट से भी ज़्यादा फासले पे दूर होना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हों तो उनको उससे भी ज़्यादा फासले पे होना चाहिए। बच्चों का वज़न बहुत कम होता है। अब यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे जब ये बीट कर रहे हैं सिलिया फ्लेम की शक्ल में जो नज़र आ रहे हैं हमें, तो इसके अंदर प्रेशर लो है। जब अंदर प्रेशर लो होगा तो ज़ाहिर है बाहर हाई होगा। बाहर से फ्लूइड पानी समेत, फालतू मादों समेत इसके अंदर एंटर हो जाएँगे, और इस तरह से फिर वो आगे बढ़ जाएँगे और नेगेटिव रिपोर्ट से बॉडी से बाहर खारिज हो जाएँगे। ये है जी ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। मैंने एक्सेलरेशन को ज़रूर ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आपके लिए कुछ-कुछ नई हो सकती थी। हमारा अगला हेडिंग है जी नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। इसमें 3 डायग्राम बने हुए हैं। हम पहले तीनों डायग्राम को एक बार देख लेंगे, फिर इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ होंगे। अभी हमने कल द सिस्टम के लिहाज से 3 ग्रुप्स पढ़े थे। अब आपने इन तीनों को देखना है, ये उन पाँचों में से 3 ग्रुप्स हैं, एसियोला, पोलीक्लेटिडा और ट्राइक्लेटिडा। आपने तीनों को देख के बताना है आपके ख्याल में कौन-सा ज़्यादा डेवलप्ड नज़र आ रहा है तीनों में से, आपके ख्याल के मुताबिक।
एक्सक्यूज मी सर, सी वाला जी बिल्कुल ट्राइक्लेट बीटा। जी, आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है जी। जवाब किसने दिया है ये? सी जवाब आंसर किसने दिया आपने? सर मैंने जी अपना नाम बताया करो। मरियम 419 जी, फोर मरियम बिल्कुल मरियम बिल्कुल इजाज। ठीक जी बिल्कुल ठीक है जी। मरियम आपका मरियम जवाब इजाज। जी ठीक है जी। मरियम आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नोट कीजिए। अब चंद बेसिक प्रिंसिपल समझ लीजिए। इन तीनों में बेसिक सिस्टम जो है वो नर्व नेट कहलाता है, जिसको आप डिफ्यूज नर्व सिस्टम के नाम से भी इंटर पे पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मुझे याद आया, इसमें कुछ वजाहत तलब चीज़ें हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पे डायग्राम में पूरा सिस्टम नहीं दिखाया गया होगा। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक में, यहाँ पे फिर एक बार फिर वो मसला आ जाता है कि मिलर जो है वो जिस चीज़ को दिल करता है उसको एक्सप्लेन कर देता है, जिसको दिल करता है वो छोड़ देता है। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा निडेरियंस वाला, आपको आई एम श्योर आपको याद है निडेरिया वाला चैप्टर। उसमें लफ्ज़ मालूम हुआ था, चूंकि उसमें डायग्राम नहीं थी। निडेरिया वाले चैप्टर में नर्वस सिस्टम की डायग्राम मौजूद नहीं थी। और मैंने कहा था कि आप एफएससी की बुक से हाइड्रा की जो डायग्राम है वो देख सकते हैं, अगर वो भी डायग्राम गलत थे। वहां पे हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था नर्व नेट। एक ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है सुपरफिशियल नर्व नेट। वो एक्टोडर्म के जस्ट नीचे होता है, और जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो कुछ इसी शक्ल का होता है जैसे ये नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो जानदार है जिनको हम देख रहे हैं, इनमें दो नर्वस सिस्टम है। इनमें सुपरफिशियल नर्व नेट भी मौजूद है और इनमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम भी है। अब इसकी तस्वीर बहुत अच्छी तो नहीं है इसमें, लेकिन बहरहाल गौर कीजिएगा। यहाँ पे इस लफ्ज़ लिखा है सेरेब्रल गैंग्लिया, ब्रैकेट में ब्रेन लिखा हुआ है। ये जो ये व्हाइट मैच दिखाया है इसको ये कलर दिखाना चाहिए था, जैसे यहाँ पे कलर है इसको यहाँ भी कलर मैच दिखाना चाहिए था। ये ज़रा मिरर की खामी है। ये इसको, ये जो ब्राउन या रेड सा कलर जो भी इसने बनाया होगा, यहाँ पे सेरेब्रल गैंग्लिया चूंकि दो होते हैं, दोनों जुड़े होते हैं, यही इसका ब्रेन है। और ये जो दोबारा देखिएगा, ये जो ऐसे नजर आ रही है लाइन दोनों इस तरह से पूरी बॉडी में, ये इसने लफ्ज लिखा हुआ है लेटरल नर्व गार्ड। दो लेटरल नर्व गार्ड हैं और दो गैंग्लिया जो मिलके एक ब्रेन नजर आ रहा है, सेरेब्रल गैंग्लिया। इस सिस्टम को प्लस इसकी जो ब्रांचेस नजर आ रही हैं, इन ब्रांचेस को इसने यहाँ पे नाम दिया हुआ है कमिश्योर्स, वो ब्रांचेस जो यहाँ पे, अब इनका नाम नहीं दिया हुआ। बहरहाल ये पूरा सिस्टम जो तस्वीर में हमें इस पे नजर आ रहा है, ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, सीएनएस है। इसमें सेंट्रलाइजेशन ये है, और बाकी इसकी ब्रांचेस हैं। दोबारा गौर कीजिएगा, इस सिस्टम के अलावा प्लेनिया की बॉडी में ये सिस्टम जो आप देख रहे हैं, ये इसकी मेसोडर्म के अंदर है। इसकी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे उसी तरह का सुपरफिशियल नर्व नेट मौजूद है जिस तरह का हाइड्रा में था, लेकिन मिलर ने उसको डायग्राम में शो नहीं किया हुआ। इसमें ये सेरेब्रल गैंग्लिया हैं, ये दो लेटरल कार्ड हैं और बाकी नर्व नेट नजर आ रहा है। इसमें भी यहाँ पे एंटीरियर स्टेटोसिस्ट है, और ज़ाहिर है कि इसके पास कुछ जो ज़्यादा डार्क कलर में शो किए गए हैं, ये सेंट्रलाइजेशन हो चुकी है। इस सेंट्रलाइजेशन ऑफ नर्व सिस्टम को सेफलाइजेशन का नाम भी दिया जाता है। वो जानदार जिनमें ब्रेन या सेरेब्रल गैंग्लिया मौजूद हो, हम इस जगह को हेड कहेंगे, ये इसका हेड है। और ये चूंकि ज़्यादा प्रोमिनेंट है वर्ल्ड है, यहाँ पे इसके सेंस ऑर्गन्स भी मौजूद हैं। और बहरहाल ये आप कह सकते हैं सबसे सिंपल जो सीएनएस है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है प्लेनिडिया के अंदर, जिसमें सेरेब्रल गैंग्लिया और दो लिटरल नर्व कार्ड्स और बाकी बहुत कुछ चीज़ें भी मौजूद हैं। बट ये है जी ऑल अबाउट देयर नर्वस सिस्टम। इसमें ये सबसे सिंपलेस्ट है, ये उससे पेचीदा है और ये सबसे पेचीदा है, और हम एज ए मॉडल इसको यूज भी करते हैं। इसके ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट और रिसर्च हो रही है, जो कि ब्रेन के लिहाज से ये सबसे सिंपलेस्ट ब्रेन हमें नजर आ सकता है। आपके लिए हैरानकुन चीज़ होगी कि साइंटिस्ट ने प्लेनेरिया के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें उसके बिहेवियर पे भी एक्सपेरिमेंट शामिल हैं। प्लेनेरिया में लर्निंग की सलाहियत मौजूद है, इट कैन लर्न सम थिंग्स, लेकिन ये एनिमल बिहेवियर का टॉपिक है जो यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा। स्टेटोसिस का फंक्शन हम किसी और चैप्टर में से पहले पढ़ चुके हैं। ये ग्रेविटी को महसूस करता है और पल्सिंग वगैरह में हेल्प करता है। इनके बॉडी में यहाँ पे इसने ये आंखें बनाई हुई हैं, ये आंखें इसके फूड रिसेप्टर्स हैं। ये सिर्फ इसको रोशनी और अंधेरे में फ़र्क डिटेक्ट करके बताते हैं, इसे चीज़ों को नहीं देख सकता है। और अदर किस्म के रिसेप्टर जैसे मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर वगैरह, कीमो रिसेप्टर इसमें यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो फूड को भी डिटेक्ट करने का काम अंजाम देते हैं। इसकी तस्वीर को गौर से देखिए, सिर्फ लेने की बात हो रही है। ये तस्वीर देखने में आपको लैडर लाइक, लैडर उस सीढ़ी को कहते हैं जो लकड़ी या बांस से बनी होती है। आई एम श्योर आप लोगों ने बांस की बनी हुई सीढ़ी देखी होगी, आमिस्तान होती है हमारे यहाँ, जैसे उसमें दो लंबे डंडे होते हैं, दरमियान में ऐसे फुट रेस्ट होते हैं। ये बिल्कुल उस शक्ल में इस तरह के नर्व सिस्टम को
लैडर लाइक नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। ये नाम याद रखना है, चूँकि ये नाम आगे आएगा, बार-बार आएगा, कंपैरिज़न के लिहाज से भी आएगा। इसलिए ये आपको पहले से मौजूद होना चाहिए, याद होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है और किस तरह की चीज़ है। जो तस्वीर में नहीं बयान किया उसने, वो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, यू हैव टू लुक एट हियर। सबडर्मल नर्व नेट एंड सेवरल पेयर्स ऑफ लॉन्ग नर्व कॉर्ड्स वगैरह वगैरह, ये इसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए हमें। बहरहाल ये हैं जी वो चीज़ आप कह सकते हैं कि इसमें दोनों किस्म का सिस्टम मौजूद है, सीएनएस भी है और नर्व नेट की शक्ल में भी कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। ये है ऑल अबाउट देयर नर्वस सिस्टम। ये पूरा हो गया इधर से। उसके बाद इसमें कुछ एक जी, डायग्राम के नीचे इसने जो कुछ नाम दिए हुए हैं, इनका आप नाम नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किस-किस की ये बात कर रहे हैं। जी, यहाँ पे इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसके लिए सेरेब्रल गैंग्लिया को हम प्रिमिटिव ब्रेन, एक सिंपल सा ब्रेन कह सकते हैं। गैंग्लियन इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, चंद एक न्यूरॉन इकट्ठे हो जाएँ, तो वो गैंग्लियन कहलाता है, और अगर वो एंटीरियर रीजन में हो, हेड रीजन में हो और बॉडी को कंट्रोल कर रहा हो, तो उसको हम ब्रेन या प्रिमिटिव ब्रेन का नाम दे सकते हैं। ये मैंने सर्कुलेशन लफ्ज़ से पहले बयान कर दिया था। सेरेब्रल गैंग्लिया और ये है जी ऑल अबाउट। ये लफ्ज़ मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑरिकल्स। ये जो कान नज़र आ रहे हैं, ये ऑरिकल्स कहलाते हैं। यहाँ पे इसके कीमोरेसेप्टर हैं, जिसकी वजह से फूड को डिटेक्ट करता है। या इसका साइज़ 1 सेंटीमीटर है, इसका माउथ यहाँ पे करके है। पहले फूड डिटेक्ट होगी और फिर फेरेंक्स बाहर निकलेगी और उस फूड को निगल लेगी। ये था ये फंक्शन। जी, यहाँ पे लफ्ज़ चेक कीजिएगा। आई स्पॉट, ओसिलाई, सिंपल आई। मैंने 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, 2 लफ्ज़ मौजूद हैं। सिंपल आई स्पॉट जो ये इसकी बात हो रही है, यही ओसिलाई है, ये जमा है, ओसिलस की चूँकि 2 हैं, सिंगल ओसिलस होता है। ये फोटोरिसेप्टर हैं और ये लाइट किधर से आ रही है, लाइट कितनी है, उन चीज़ों को महसूस करते हैं। ज़्यादा तेज़ लाइट होती है, उससे दूर चले जाते हैं। नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करते हैं। जी, इसका इसमें स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसके अंदर कुछ पिगमेंट है और पिगमेंट 2 किस्म के होते हैं। एक वो हिस्सा है जो फोटोरिसेप्टर है और दूसरा इसके जो स्ट्रक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यूप्यूल के अंदर मौजूद है। चैप्टर इस टॉपिक का गालिबन आखिरी हिस्सा है जी, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। इसमें रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डायग्राम पहले देख लीजिए, क्योंकि डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत अहम पॉइंट ये, इससे पहले ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कहीं और पे, लेकिन एक बार फिर बात कीजिए, सुन लीजिए। याद रखिए कि फिशन और बाइनरी फिशन 2 डिफरेंट चीज़ें हैं और बाइनरी फिशन की 2 टाइप्स हैं। एक जो बैक्टीरिया में होती है और एक जो अपने अमीबा में पड़ी है, पैरामीशियम और ये नाम पड़ी है। इनको आपस में मिक्स नहीं करना है। सिर्फ बाइनरी फिशन हो, अगर साथ वजाहत नहीं है तो अमीबा में है तो और तरीके से होगी, अगर पैरामीशियम है तो किसी और तरीके से होगी। 2 डिफरेंट चीज़ों को शो करेगी। यहाँ पे हम सिर्फ फिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ फिशन, इसको बाइनरी फिशन नहीं कहेंगे। ये एक प्लेन एरिया है, इसकी बॉडी में एक जगह पे कंस्ट्रिक्शन, इसने फिशन का इस्तेमाल किया, कंस्ट्रिक्शन का लें, फिशन का अमल होना शुरू हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद ये इसका जो टेल एंड था, इसमें ऊपर पूरा हेड बन गया है और जो हेड वाला पोर्शन था उसके नीचे दोबारा वापस उसकी जो टेल वाला पोर्शन है। अब ये अमल एनिमल का कट ऑफ होना, 2 बनना और उनका डेवलप हो जाना, दिस इज़ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिवोल्यूशन, जिसको फिशन का नाम देते हैं। अगर ये तो नेचुरल, ऐसा भी हो सकता है भेड़िया को खुद काट दिया जाए यहाँ से, आप एक भेड़िया को खुद काट दें इस जगह से और वो पानी में ही ज़्यादा मौजूद हो, तो उसमें रीजनरेशन हो जाएगी और दोबारा वो 1 से 2 बन जाएँगे। इसके ऊपर भी बहुत से एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। दिस इज़ एसेक्सुअल इवोल्यूशन, रीजनरेशन की शक्ल में भी और ये फिशन की शक्ल में। अब आपने इस डायग्राम को गौर से देखना है, सेक्सुअल के लिए ये डायग्राम है, इसमें कुछ चीज़ें चूँकि नई हैं। ये 2 ओवरीज़ हैं। इस ओवरी के पीछे एक ये ऑरेंज से कलर में डक्ट जा रही है, राइट राइट दोनों साइड पे। कहीं न कहीं इसका नाम लिखा हुआ आपको मिलना चाहिए। ऑरेंज डक्ट का नाम देखें जी, कहाँ लिखा है इसका? ओविडक्ट, ये नाम लिखा हुआ है जी, ओविडक्ट। हर थोड़े फासले पे ऑरेंज कलर के, लाइट ऑरेंज कलर के यो ग्लैंड नज़र आ रहे हैं। वाइटल एरिया, ये नाम भी याद रखते हैं, वाइटल एरिया यो ग्लैंड्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 नाम हो गए। उसके बाद बॉडी में कई बहुत सारे ब्लू कलर के अंदर टेस्टिस, ये एक है। इस तरह के बहुत से टेस्टिस पूरी बॉडी में रट-रट के मौजूद हैं। इनसे बारीक-बारीक नालियाँ निकल के इस बड़ी नाली में शामिल हो गई हैं। अब इसका नाम ढूँढना है, कहाँ लिखा है? स्पर्म डक्ट, वास डेफ्टस, बड़ी वाले का नाम
स्पर्म डक्ट वैसा रेफरेंस है, छोटी नालियों का नाम नहीं लिखा हुआ इसमें, वो वैसा फ्रेंशिया कहलाती हैं। ये कहीं और यहाँ नहीं है तो कहीं और आपको नाम मिल जाएगा वैसा फ्रेंशिया। ये बहुत सी हैं जो इसको इसके साथ मिला रही है। इसी में आगे जाके यहाँ पे एक मोटा सा पोर्शन है सेमिनल वेसिकल जहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं। उसके बाद आगे आ जाएं कोपुलेटरी से कोपुलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। कोपुलेशन का लफ्ज़ अभी आता है इसमें। जेंटल पोर ओपनिंग है, जेंटल चैम्बर ये भी कैविटी है। और पीनस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसकी वजह से स्पर्म को दूसरे एनिमल में ट्रांसफर किया जाता है उसको पीनस का नाम दिया जाता है। ये है जी इसका कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम के लिहाज से। और अब डिस्क्रिप्शन में अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा रह गई है तो उस पर गौर कीजिए। एक लफ्ज़ फिशन का अमल जहाँ दिखाया गया है, वो जो दो जानदार बनेंगे एक जानदार के कटने से, उन्हें ज़ॉइड कहा जाता है। ज़ॉइड का मतलब छोटा सा जानवर होता है लफ्ज़ी मतलब, और ओरिजिनेट करके डेवलप हो जाएंगे। अगले पैराग्राफ में एक लफ्ज़, ये लफ्ज़ पहले हम पढ़ चुके हैं, मोनोशियस हैं, एक ही जानदार के अंदर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी हर्माफ्रोडाइट है। इनके सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस ओवरीज वगैरह मेसोडर्म में डेवलप होते हैं। इसकी डिटेल्स आपने डायग्राम के अंदर देख ली है। अच्छा अब ये लफ्ज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। Even though terpilarians are monoecious, reciprocal sperm exchange between two animals is usually the rule। ये फिक्र है बहुत इंपॉर्टेंट। जानदार बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन हैं, स्पर्म एग दोनों पैदा हो रहे हैं, लेकिन आम तौर पर सेल्फ प्रोडक्शन नहीं होती बल्कि दो एनिमल करीब आते हैं, एक के स्पर्म दूसरे में और ज़ाहिर दूसरे के पहले में मुंतकिल हो जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्शन का अमल होगा। बल्कि क्रॉस प्रोडक्शन सेल्फ प्रोडक्शन से बेहतर होती है क्योंकि इससे न्यू वेराइटीज़ पैदा होती हैं। और सब्सक्रिप्शन का एक बहुत बड़ा अहम जो फ़ायदा है न्यू वेराइटीज़ का पैदा होना, जो कि एवोल्यूशन के लिए बहुत ही खास अहमियत का हामिल होता है। ये है जी अल्बर्ट। उसके बाद स्पर्म एग फर्टिलाइजेशन जाइगोट। जो योग ग्लैंड का जिक्र आया था, योग ग्लैंड बैक्टीरिया में से योग फूड होती है जो कि अंडे में स्टोर होती है। अब नया लफ्ज़ आपके लिए यहाँ पे आ जाए इस पैराग्राफ पे, नया लफ्ज़ है कोकून, लफ्ज़ मतलब है एग शेल। आप अपने घर में अगर मौका मिले देखने का, अगर आपके घर में कॉकरोच पाए जाते हैं, कॉकरोच आमतौर पर घरों में होते हैं, किचन में, किचन में जो बर्तन पड़े होंगे, खाने पीने की चीज़ें पड़ी होंगी, उनके अंदर आपको ब्राउन कलर के छोटे-छोटे स्ट्रक्चर नज़र आ सकते हैं। अब आम बंदा तो उनको नहीं समझता क्या है, वो कॉकरोचेस जो भी हैं, जितने भी कॉकरोच आपके घर में होते हैं, वो जो अंडे देते हैं, वो खोल में बंद होते हैं, उसको कोकून कहते हैं, उसमें बहुत से अंडे मौजूद होते हैं और उनसे फिर कॉकरोच निकलते हैं छोटे-छोटे। ऐसे ही ये भी अंडों के बाहर एक खोल पैदा करते हैं, एगशेल कोकून के नाम से, और उसमें एग ले करके उसको ज़ाहिर है पानी के अंदर डाल देते हैं और उसमें बाज़ का एक स्टॉक भी मौजूद हो सकता है। एक ही अंडे के अंदर बहुत से ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनेंगे। कैप्सूल 2 किस्म के हो सकते हैं, समर कैप्सूल्स जो कि 2-3 हफ्ते में उनसे बच्चे निकल आते हैं, और दूसरे वाले ऑटम कैप्सूल जो सर्दी का मौसम गुजारते हैं ओवर विंटरिंग, और नेक्स्ट मौसम बहार में उनसे बच्चे निकलते हैं। जब कोकून से बच्चा निकलता है छोटा सा, तो वो डेवलप होकर एक लार्वा बनता है। ये लफ्ज़ अब नया लफ्ज़ आपके लिए, लार्वे का नाम है जी मुलर्स लार्वा, छोटे से साइज़ का लार्वा है। ये सिलेटेड होता है, कुछ अर्सा फीडिंग ग्लूकोजन करता है और फिर उसके बाद एक न्यू टर्बुलेंट के अंदर डेवलप हो जाता है। और इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक, ये वाला हेडिंग कंप्लीट हो गया है। और ये था जी रिप्रोडक्शन, और ये सारी की सारी बेसिकली इन्होंने प्लेनेरिया के रेफरेंस है, जो कि प्लेनेरिया मोस्ट वेल नोन ऑर्गेनिज्म है इस ग्रुप के अंदर। और अगला टॉपिक छोटा सा है, और टॉपिक है जी क्लास मोनोजीनिया। इसका लफ्ज़ एक बार पहले भी हो चुका हुआ, ये शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आ सकता है, डायग्राम्स बनी हुई हैं काफ़ी सारी। ये है जी तस्वीर मोनोजीनिया की। इनका एक ही होस्ट होता है, यानी ये पैरासाइट है और एक ही होस्ट के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं। गायरोडेक्टाइलस ए, और ये दूसरा है जी स्वाइरम्यूरा के नाम से। ये दोनों सिमिलर हैं। इनमें चेक कीजिएगा, पहला लफ्ज़ है नए अल्फाज आपके लिए प्रोहेक्टर, जहाँ पे इसका माउथ है, या फिर कह लीजिए माउथ वाली साइड के ऊपर जो अटैचमेंट वाला ऑर्गन होता है उसे प्रोहेक्टर कहते हैं। और जहाँ पे इनका एंड है, दूसरे वाला एंड है हेड एंड के ऑपोजिट साइड पे, वहाँ पे जो अटैचमेंट ऑर्गन होता है उसको ऑपिस्थेप्टर कहते हैं। एक तरफ प्रोहेप्टर, प्रो पहले बिफोर फर्स्ट पहली साइड पे, और ऑपिस्थेप्टर सेकंड वन है अटैचमेंट के लिए। ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, अटैचमेंट का तरीका कैसे होगा वो एक अलग मसला है। अब इसके अंदर बॉडी के अंदर उसने फेरिंग्स इंटेस्टाइन वगैरह शो की हुई हैं, और ये कुछ हद तक प्रीवियस से मिलते जुलते हैं, इस हद तक, इससे ज़्यादा नहीं।
स्पाइस के अटैचमेंट यहाँ पे होते हैं और फीडिंग ज़ाहिर है कि अपनी फेरिंग से करेंगे, यहाँ से फीडिंग का अमल होगा इस जगह से। ये था जी मोनोजीनिया की 2 डायग्राम्स। ये एक छोटी सी गैर मारूफ क्लास है, तारुफ है इसका नाम आया था, और यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और हो सकते हैं जो कि खास अहमियत के हामिल हैं। नंबर 1, और नाम रखने की वजह है कि एक ज़िंदगी में एक ही जनरेशन होती है और वजह ये है कि सिर्फ एक ही ये पैरासाइट के ऊपर रहते हैं। ये एक्टो पैरासाइट हैं फ्रेश वाटर और मैरीन फिशेस वगैरह के ऊपर, जहाँ पे उनके आमतौर पर गिल्स के साथ अटैच होते हैं, उसके सेल्स म्यूकस और ब्लड वगैरह को फीड करते हैं। अटैचमेंट आगे हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये क्लियर लफ्ज़ आपके लिए, ये लफ्ज़ फर्स्ट टाइम आ रहा है आपके पास। लफ्ज़ है ओंकोमायरेसीडियम, ये इनके लार्वे का नाम है, सिलिट लार्वा है और लार्वे का नाम है ओंकोमायरेसीडियम। मायरेसीडियम उसका एक्चुअल नेम है। क्या आप ओंको के लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं? कहीं ओंको या इससे मिलता हुआ कोई लफ्ज़ पढ़ा आप में से किसी ने? ये लफ्ज़ आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन वो अलग बात है आपको नहीं मालूम हो कि ये क्या होता है, कहाँ होता सर है। क्या जी बताइए क्या होता है? सर कैंसर की स्टडी होती है जी बिल्कुल ठीक ऑनकोलॉजी। है। जिसका ताल्लुक कैंसर के साथ हो, याद रखिए कैंसर, हम ट्यूमर को भी कैंसर कह सकते हैं, कह देते हैं। ये जहाँ भी होते हैं वहाँ पे एक छोटी सी आउटग्रोथ बन जाती है जो कि ट्यूमर लाइक है, और ट्यूमर क्योंकि कैंसर के मायने में इस्तेमाल की जाती है इसलिए नाम दिया गया। जहाँ पे बॉडी में डेवलप होता है फिर वहाँ से वो एमिट करता है, या जहाँ पे वो एंटर होता है और वहाँ पे वो एक सिस्ट टाइप चीज़ बना देता है, ये इस बेस पे उसको ये नाम दिया। नाम रखने की वजह ये थी, मैंने उसका नाम रखने की वजह बयान की है, ये आपकी बुक ने एक्सप्लेन नहीं की हुई है। दो चीज़ों का उसमें ताल्लुक, इंटर रिलेशनशिप। पहले ये है जी अबाउट, ये क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। मोनोजीनियस छोटी सी क्लास थी एक। ये आगे देखना पड़ेगा, आगे तो नहीं है कुछ इसके बारे में इसने दिया था जी। ये कंप्लीट हो गया जी। अब हमारे पास एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर ये जो दो डायग्राम बनी हुई है सर ये दोनों डायग्राम मोनोजीनिया की है। जी, ये दो मुख्तलिफ जानदारों की मोनोजीनिया क्लास का नाम है। ये इसकी दो एग्जाम्पल हैं जिनके नाम ये दिए हुए हैं, ए और बी। ये दो डिफरेंट ओके सर। पैरासाइट्स हैं जो बहुत छोटे साइज के हैं, और फिश के गिल के साथ, आपको सोच लीजिए फिश के गिल के साथ बहुत छोटे छोटे हैं। ये अप्रोक्सीमेट साइज 1 cm के करीब है। सर ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। डायग्राम मेरे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेपर सेटर के लिहाज से उसकी मर्जी है जी, वो क्योंकि पेपर बनाने वाला जंगल का बादशाह होता है, वो चाहे तो अंडे दे और चाहे बच्चे दे दे। याद रखिए कि आपका सिलेबस बहुत लेंथी है, ये 21 चैप्टर्स बनते हैं आपके सिलेबस में। इसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 10 आने हैं, 10 ही एमसीक्यूज आने हैं। अगर पेपर स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड पेपर वो होता है जिसमें हर जगह से कुछ ना कुछ ली गई हो, यानी हर चैप्टर में से कोई ना कोई टॉपिक जरूर आना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हुआ है जो पेपर इससे पहले देखे हुए मैंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, सब्जेक्ट का मतलब है हमारे अपने बहुत पेपर हैं जोलॉजी के, बॉटनी के, उसमें एक टीचर ने पिछले साल सेमेस्टर 3 बॉटनी का पेपर का 40% एक चैप्टर में से, जो सिलेबस में सिर्फ एक हेडिंग था, उसने 40% पेपर एक टॉपिक में से डाल दिया, और टोटल 2 या 3 चैप्टर को उसने टच किया, बाकी सारी किताब उसने छोड़ दी। इस तरह हो जाता है, और कई जगह पे ऐसा हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि बाज़ का पेपर सेटर पिछले साल जो 5 1 3 5 7 पहले पेपर्स हुए हैं, उसमें कुछ 3-4 एग्जामिनर ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस से हट के पेपर बना दिए। 70% सिलेबस इकोलॉजी का पिछले साल आउट ऑफ सिलेबस आ गया। सर जी सर यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है मेलिस ग्लैंड, जी, ये क्या होते हैं? ये जो डायग्राम आपसे निकालनी पड़ेगी, इसके अंदर था किसी और में था, आप आगे चले गए मेरे ख्याल में, आप आगे चले गए। सर आप, हाँ जी, वही मसला है कि सर आप लोग, मोनोजीनिया में था। जी ये मोनोजीनिया में इसमें इस्तेमाल किया है, मोनोजीनिया में इस्तेमाल नहीं किया है, ये डाइजीनिया में इस्तेमाल किया है, ट्रीमाटोड। आप यहाँ पे होंगे इस वक्त कहीं पे, ऐसे ही है, आपने ये देखा होगा, आपने इसको देख लिया था ना। यस सर, यस सर। हाँ जी, आप लोग इसको कहते हैं कि बगैर सीढ़ी चढ़े छत पे जाना चाह रहे हैं। अभी हम इस सीढ़ी पे हैं, अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है मोनोजीनिया तक, ये ट्रीमाटोडा है, ये पढ़ना है अभी हम। जब पढ़ेंगे तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन साथ हो जाएगी। ये इसके रिवर सिस्टम का ही हिस्सा है। इसमें जो आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है वो सबसे ज़्यादा डेवलप इसका
रिवर सिस्टम है, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये हमारी अगली क्लास है। ट्रिमेटोडा, फ्लूक, ये लिवर फ्लूक है, दिस इज ए लिवर फ्लूक। ऐसे यहाँ पे आपको लफ्ज मिलेगा, ये ओविडक्ट, ओवरटाइप, बहुत से लफ्ज मिलेंगे, सेमिनल रेसेप्टेकल, ये सब वजाहत तलब हैं और जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो फिर एक्सप्लेन हो गई। चलो जी, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए अगर किसी का और कोई क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई बच्चा अटेंडेंस वाले जी, लेट कमर कौन कौन है जो बताइए, कितना कितना मिनट लेट नहीं भी बताया साहब। 445 45 45 जी 45 ठीक है जी। और कौन है लेट कमर? 401 401 जी। एक और बच्चे ने हाजिर बोली 21 का एक्चुअली समथिंग, क्या कहा दोबारा बताया? कुछ 21 24 का आपका है 24 आपका नाम क्या है? चलो 24 हो गया जी। और भी कोई और को लेट कमर? सर जब हम अटेंडेंस लगा रहे सर थे मेरा कनेक्टिविटी का इशू हुआ था तो 4:30 का लगा दें। 430 ठीक है, हो गई आदमी। सर 435 की भी लगा दें। 35 और भी कोई लेट कमर? और कोई? 407 आपने हैंड रेज किया हुआ है। Who is 407? नाम क्या है? कायनात। जब वो अटेंडेंस का ही करवाना था, मैं लेट थी। ठीक हो गई। लेकिन ये आप लोग टाइम पे आया करें और चैट में आते ही सबसे पहले अटेंडेंस मार्क किया करें अपनी। सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये सर्बुलेरियन जो है इनमें उन्होंने कहा है कि कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। उस बेटा सर, दोबारा इनमें बोले, कौन से आपकी आवाज कम आ रही है, दोबारा बोले, जरा ऊंचा बोले। सर ये टर्बोलेरियन जो है उन्होंने कहा है कि कुछ खुश्की पर रहते हैं। हाँ जी। सर इनमें कौन से आएंगे? इनमें अर्थवर्म्स आ सकते हैं? शुक्र करें आपने कल को ये पुराना वाकया है। हमारे कुछ मेहमान आए हुए थे और वो मेहमान आए हुए थे अमेरिका से, बहुत पहले की बात है। अब उन्होंने अमेरिका में ज़ाहिर है उनको कुछ चीज़ें नज़र नहीं आई, यहाँ पे उसको किस जगह पे एक भैंस नजर आई तो उसने कहा ये देखो कितना बड़ा डॉग फिर रहा है। आपने कुछ ऐसे ही बात की है। ये आपकी बात का जवाब भी है साथ। आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो आपके लिए टोटल गैर मारूफ है। आपने अर्थम के साथ इसको मिला दिया है। अर्थम किसी और फाइलम में है। ये जो अंदर ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये इसका अपना साइज जैसे एक लाइन की साइज में है। ये जितनी ये लाइन लगी हुई है ये इनका ये एक्चुअल साइज है। इनको आपको अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी में देखने का मौका नहीं मिल सकेगा क्योंकि आपने इस शोबे में आ गए। क्योंकि ये पैराशूट खासा टफ शोबा है, स्पेशलाइज नहीं करना है। अर्थ अब एक बहुत बड़ी चीज़ है इसके मुकाबले में और बहुत डिफरेंट चीज़ है। एक और उसूल याद रखिएगा, एक चीज़ है जनरल और एक होती है एक्सेप्शंस। मेजॉरिटी इनकी फ्रेश वाटर होती है। जो ज़मीन पे रहते हैं वो भी यहाँ नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ बहुत ज़्यादा नमी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस गीली मिट्टी में, गीली ज़मीन पे, गीले पत्तों में रहते हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि आप अपनी गली में इनको ढूंढ लें कि यहाँ पे कुछ किया है आपके घर में, ये वहाँ पे नहीं आपको मिलेगा। चलिए, टाइम इज ओवर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।